हेलो गाइस, डियर स्टूडेंट। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस पर स्वागत है। और आज हम प्रीपोजिशन के अगले पार्ट को लेकर आए हैं। प्रीपोजिशन के अगले जो है लेसन को लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने, और आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और नॉलेज ले रहे होंगे। तो हमने जो अभी तक सीखा, जो पढ़ा, उसमें लास्ट में हमने पढ़ा था ड्यूरिंग का प्रयोग। तो ड्यूरिंग का प्रयोग हम जो है एक पीरियड ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए लेते हैं, क्या करते हैं के समय या के दौरान के अर्थ में। तो जैसे ड्यूरिंग यहाँ लगा है, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1947 1914 टू 1918 के बीच में हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये समयांतराल है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके हम जो है ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। अगला है यूज ऑफ फॉर। यूज ऑफ फॉर, फॉर का प्रयोग। तो फॉर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो फॉर का प्रयोग डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, निश्चित समय का बोध कराने के लिए होता है, निश्चित समयांतराल के लिए होता है के लिए, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम है लेकिन क्या है, डेफिनिट है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा है लेकिन डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा है। जैसे एग्जांपल अगर आप देखेंगे, एग्जांपल तो जैसे ही स्टेयर्ड हियर फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। तो यहाँ पे जो 10 मिनट्स आया है वो क्या है, एक निश्चित समय, 10 मिनट तक वो यहाँ पर रहा। तो निश्चित समय अंतराल के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। वो यहाँ पर 10 मिनट तक होगा। फिर शी वॉज हियर फॉर ए डे, फॉर ए डे, वह एक दिन तक यहाँ पर रही थी, एक दिन तक यहाँ पर थी। जैसे फिर हमने कहा प्लीज वेट मी, वेट फॉर मी फॉर 10 आवर्स, फॉर 10 आवर्स, कृपया 10 मिनट तक मेरा इंतजार करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो फॉर आया है ये 10 आवर्स के लिए आया, ठीक। और यहाँ पे दो फॉर का प्रयोग हुआ है, तो ये समय के लिए नहीं हुआ है, ठीक है, ये समय के लिए नहीं हुआ है। यहाँ पर इस फॉर का प्रयोग, इस प्रीपोजिशन का प्रयोग समय के लिए हुआ है। फिर सिंस और फॉर का प्रयोग हम करते हैं तो उसमें भी किसी निश्चित समयांतराल के लिए जो है किया जाता है। जैसे आई हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, 2 घंटे से मैं टीवी देख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 2 आवर्स आया है ये 2 घंटे से, ठीक है, यहाँ पे निश्चित समयांतराल ही है। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला यूज ऑफ फॉर, फ्रॉम, यूज ऑफ फ्रॉम, फ्रॉम का प्रयोग, ठीक है। फ्रॉम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो याद रखिए कि यह भी निश्चित समय को सूचित करने के लिए होता है, ठीक है। इंडिकेट, टू इंडिकेट डेफिनिट टाइम, टू इंडिकेट डेफिनिट टाइम, ठीक है। निश्चित समय को सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
और इसका प्रयोग उस समय किया जाएगा जब किसी निश्चित समय से कोई कार्य शुरू होगा। किसी निश्चित समय से कोई एक्ट जो है शुरू होता। जैसे जैसे एग्जाम्पल द वर्क विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे नेक्स्ट। द वर्क विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे नेक्स्ट। ठीक है, अगले सोमवार से काम शुरू होगा। तो यहाँ पे फ्रॉम जो आया है ये निश्चित, यानी अगले सोमवार। ठीक है, तो ये निश्चित समय दिया है। फिर द स्कूल विल बिगिन फ्रॉम 10 मई। ठीक है, 10 मई से स्कूल शुरू होगा। तो यहाँ पे फ्रॉम आया है तो निश्चित 10 तारीख से ही स्कूल शुरू होगा। फिर एग्जामिनेशन बिगिन फ्रॉम 7th मई। जैसे एग्जाम्पल एग्जामिनेशन बिगिन फ्रॉम 7th मई। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम किसी निश्चित समय को सूचित करने के लिए आया है, यूज किया गया है। ठीक, शॉप्स विल बी ओपन फ्रॉम 8 o'clock। जैसे शॉप्स विल बी ओपन फ्रॉम 8 o'clock, यानी 8 बजे से दुकानें खुलेंगी। तो ये निश्चित समय है, 8 बजे से दुकानें खुलेंगी। द स्टाफ विल कम फ्रॉम 7:30 AM, यानी सुबह 7:30 बजे से स्टाफ आएंगे। तो ये जो फ्रॉम आया है किसी निश्चित समय को दर्शाने के लिए यूज किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा इन, यूज ऑफ इन। समय के लिए जो है इन का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ इन, तो इन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम को सूचित करता है। पीरियड ऑफ टाइम को सूचित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इन जो है पीरियड ऑफ टाइम को सूचित करता है। जैसे पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ आप ये भी याद रखें, जैसे मंथ नेम हो गया। ठीक है, फिर सीजन हो गया, ऋतु हो गया, या ईयर, इसको भी सूचित करता है। यानी इन सब के पहले भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल वी रीड इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, वी रीड इन द मॉर्निंग। यहाँ पे इन शब्द आया है द मॉर्निंग के लिए, यानी हम सुबह में पढ़ते हैं। तो ये एक समय है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी सुबह जब तक रहती है तब तक हम पढ़ते हैं, यानी उसी के बीच में हम पढ़ते हैं। वी प्ले क्रिकेट इन, वी प्ले क्रिकेट इन विंटर। हम ठंडक में क्रिकेट खेलते हैं। तो विंटर जो है एक पीरियड ऑफ टाइम है, यानी किसी महीने से शुरू होता है, किसी महीने में खत्म होता है, यानी किसी महीने तक जाता है विंटर का सीजन।
तो इसीलिए उसके सामने पीरियड ऑफ टाइम है वो, और इसके सामने हम मे के अर्थ में प्रयोग किए हैं इनको। फिर अगला है, जैसे भारत जो है अगस्त महीने में स्वतंत्र हुआ था, तो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन द मंथ ऑफ अगस्त। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पे अगस्त यानी अगस्त 30 दिन का, 31 दिन का होता है, 31 डेज का, तो उसी के बीच में ये हो गया, तो ये इन शब्द आया है। ठीक है, जैसे आई वॉज बॉर्न इन जुलाई, मेरा जन्म जुलाई में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इन जुलाई शब्द को इंगित कर रहा है। तो इस तरह से इन का प्रयोग जो है हम पीरियड ऑफ टाइम को सूचित करने के लिए करते हैं। तो जैसे यहाँ पे विंटर क्या हो गया, विंटर हो गया सीजन, और मंथ क्या हो गया, अगस्त जुलाई। ठीक है, ईयर में भी, ईयर के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम इंग्लिश और ब्रिटिश। इंग्लिश का मतलब यहाँ पे इंग्लैंड हो गया, इन 1947। हमने जो है स्वतंत्रता अंग्रेजों से कब पाई? ठीक है, तो हम पाए हैं 1947 में। तो 1947 यानी 12 महीने का एक पूरा सर्कल है, 12 महीने का एक साल है पूरा, 365 दिन है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसके पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला यूज हम करेंगे ऑन का प्रयोग, यूज ऑफ ऑन, यूज ऑफ ऑन यानी ऑन का प्रयोग। ठीक है, तो ऑन का प्रयोग बिफोर द डे, दिन के पहले, एंड बिफोर द डेट, डेट के पहले करते हैं, समय के लिए। ठीक है, डे और डेट के पहले करते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल, ये याद रखना, हमेशा पूछा जाता है ये पॉइंट, ही केम हियर ऑन मंडे, ही केम हियर ऑन मंडे। तो यहाँ पे दिन का नाम आया है मंडे, तो इसीलिए यहाँ पे ऑन का शब्द, ऑन शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कम हियर ऑन 5 जून, यहाँ 5 जून को आओ। ठीक है, तो 5 जून क्या है, डेट है। आई वॉज बॉर्न ऑन 10th जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे 10th जुलाई क्या है, डेट है, आई वॉज बॉर्न ऑन 10th जुलाई। ठीक, विल यू हेल्प मी ऑन संडे, क्या संडे को तुम मेरी सहायता करोगे? तो यहाँ पे संडे क्या है, डेट है, और उसके सामने हमने ऑन शब्द यूज किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑन का प्रयोग डे और डेट के सामने करोगे। चलिए अगला देखते हैं, यूज ऑफ ओवर, ओवर का प्रयोग। तो ओवर का प्रयोग हम किसके अर्थ में करते हैं, फॉर द पीरियड ऑफ के अर्थ में करते हैं, फॉर द पीरियड ऑफ। इसका मतलब क्या हो गया, पर या के समय में। ठीक है, यानी पर या के समय में, समय में के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, he has been invited over the weekend, he has been
इनवाइटेड ओवर द वीकेंड। ठीक है, वीकेंड यानी सप्ताहांत में उसे बुलाया जा चुका है, आमंत्रित किया जा चुका है। तो सप्ताहांत के समय में ओवर द वीकेंड, वीकेंड मतलब सैटरडे और संडे, ठीक है, तो उसी समय तो उसके लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं, किए हैं। ठीक, तो फिर कैन आई स्टे इन दिल्ली ओवर मंडे। ठीक है, क्या मैं मंडे तक या मंडे के आसपास, ठीक है, लगभग मंडे तक दिल्ली में रुक सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है ओवर पर, मंडे पर, मंडे तक, ठीक है, के अर्थ में या के समय के अर्थ में हुआ है। यहाँ पे हम ओवर का अर्थ जो लेंगे वो अंटिल शब्द ले सकते हैं, अंटिल। ठीक है, अंटिल यानी ओवर के अर्थ, ओवर के स्थान पे अंटिल को रिप्लेस किया जा सकता है, ओवर को रिप्लेस करके अंटिल लाया जा सकता है। चलिए, फिर इसी तरह से हम देखते हैं यूज ऑफ पास्ट। पास्ट का प्रयोग, पास्ट भी प्रीपोजिशन है और पास्ट का अर्थ होता है के बाद। समय के लिए हम पास्ट का प्रयोग करते हैं, यानी पास्ट को जो है प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग करते हैं, के बाद या के आगे, ठीक है, से अधिक आदि के अर्थ में होता है। अब जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, इट वॉज पास्ट मिडनाइट, इट वॉज पास्ट मिडनाइट, यानी यह आधी रात से अधिक का समय था। ठीक है, या मध्य रात्रि से अधिक का समय था, यानी आधी रात बीत चुकी थी, उसके बाद का समय। तो पास्ट शब्द मिडनाइट लिया है, ये प्रीपोजिशन के रूप में, प्रेप के रूप में है। फिर अगला है इट इज 5 minutes पास्ट 5, इट इज 5 minutes पास्ट 5, यानी 5:05 हुए हैं, 5 बज चुका है और 5 मिनट अधिक हुए। तो यहाँ पे पास्ट शब्द जो आया है वह के बाद यानी के आगे का समय बता रहा है, से अधिक का समय बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका प्रयोग करेंगे, यानी टाइम बताने के लिए इसका प्रयोग ज्यादा होता है। जैसे किसी ने कहा 7:30 बजे हैं, तो क्या हो जाएगा, इट इज हाफ पास्ट 7, यानी 7 बज चुके हैं और उसका आधा भी हो चुका है, यानी 7:30 हो गया। ठीक है, 7 बज चुके हैं और जो मिनट है वो आधा बीत चुका है, अर्थात 60 मिनट का आधा बीत चुका है। तो इट इज हाफ पास्ट 7, 7:30 बज चुके हैं। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास यूज ऑफ सिंस। यूज ऑफ सिंस, सिंस का प्रयोग। तो सिंस का प्रयोग हम पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए करते हैं, इसको याद रखें, पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पॉइंट्स ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, निश्चित समय, निश्चित समय, इसको सूचित करने के लिए किया जाता है सिंस का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल है, he has been here since Monday last, यानी वह पिछले सोमवार से ही यहाँ है। तो यहाँ सिंस आया है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पिछले सोमवार यानी जो सोमवार बीत चुका है उसके लिए आया है। ठीक है, द काउज हैव बीन, आर नहीं होगा यहाँ पे, हैव होगा,
द काउज हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड सिंस 2 o'clock। जब 2 बजे से आ गया, ठीक है, तो ये निश्चित समय हो गया कि 2 बजे से ही ये जो है गायें मैदान में चर रही हैं, ग्रेजिंग कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। और पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए फॉर का प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग होता है। चलिए एक और देखते हैं, लास्ट वन है आज का, आज के क्लास का, थ्रू आउट, यूज ऑफ थ्रू आउट, थ्रू आउट, OUGHT, ठीक है, थ्रू आउट, यूज ऑफ थ्रू आउट। तो इस थ्रू आउट का अर्थ क्या होता है, लगातार के अर्थ में होता है, ठीक है, लगातार, यानी कोई काम लगातार चल रहा हो उसी के अर्थ, लगातार के अर्थ में होता है। जैसे ही वर्क थ्रू आउट द नाइट, यानी वह पूरी रात काम करता रहा लगातार। एग्जाम्पल, ही वर्कड थ्रू आउट द नाइट, ही वर्कड थ्रू आउट द नाइट, यानी वह पूरी रात काम करता रहा, सारी रात, रात भर लगातार काम करता रहा, तो वहां पे हम थ्रू आउट का प्रयोग करेंगे, ठीक। फिर आपने किसी से पूछा कि तुम जो है जाड़े भर क्या करोगे, तो व्हाट विल यू डू थ्रू आउट विंटर, व्हाट विल यू डू थ्रू आउट विंटर, जाड़े भर क्या करोगे। फिर मैं इसे जीवन भर याद रखूंगा, आई शैल रिमेम्बर रिमेम्बर इट थ्रू आउट माई लाइफ, माई लाइफ। इस तरह से आपने देखा कि जब सतत किसी काम को लगातार के अर्थ में हम करते हैं, मतलब किसी नाउन को लगातार के अर्थ में दर्शाना हो, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, उसके पहले हम थ्रू आउट का यूज करते हैं, इस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट जो है क्लास में, जिसमें आपको थोड़ी बहुत और जानकारी दी जाएगी इससे संबंधित। प्रीपोजिशन हमने शुरू किया है, तो मेरा विचार है कि प्रीपोजिशन को अच्छे से हम लोग समझकर फिर उसके बाद इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, कठिनाइयाँ होंगी, उसको हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू, बाय बाय।